हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं का अष्टम पाठ है। पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे सप्तम पाठ के प्रश्न अभ्यास। तो सबसे पहले पाठ परिचय दे रखा है। नाम है इसका भारतीय विज्ञान परंपरा, भारतीय विज्ञान की परंपरा। तो चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो जैसे हमने पाठ 7 पढ़ा था उसी प्रकार मैं लाइन टू लाइन आपको इनकी हिंदी बताती जाती हूँ, आप इनको ध्यान से देखते रहें। तो सबसे पहले पाठ परिचय शुरू करते हैं। अस्माभिश्रुतमेवास्ति, हमारे द्वारा यह सुनाई गया है कि प्राचीन काल में भारत संसार का प्रमुख ज्ञान का केंद्र था। उसी कारण से ही विदेशों से करोड़ों छात्र अध्ययन करने के लिए भारत आते थे। आज इसका विपरीत हो रहा है कि इंडिया के, भारत के जो छात्र हैं वो बाहर जाते हैं, लेकिन प्राचीन काल में क्या था कि विदेशों के छात्र यहाँ भारत में पढ़ने आते थे। परंतु कुछ समय बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय ज्ञान परंपरा का विनाश करने के लिए प्रयत्न किया था। फिर भी उज्ज्वल भारतीय यह परंपरा आज भी निरंतर चल रही है। इस संसार में भारतीय वैज्ञानिकों ने फिर से अपना महत्व स्थापित किया है। इस भारतीय विज्ञान की परंपरा के निरंतर प्रवाह का संक्षेप में चित्रण प्रस्तुत पाठ में किया गया है। तो अब यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है। भारतीय विज्ञान परंपरा। भारत देश विश्व गुरु था। जब हम यह बोलते हैं तब सामान्य रूप से लोगों के मन में भारत का आध्यात्मिक स्वरूप ही प्रकट होता है। उनके द्वारा माना जाता है कि भारत धर्म, दर्शन, तत्व ज्ञान, खाद्यान्न आदि पदार्थों के कारण ही विश्व गुरु था। वे नहीं जानते थे कि ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से भी हमारा देश संसार का मार्गदर्शक था। ऐसा जाना जाता है कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में शिक्षा पद्धति में योजनाबद्ध रूप से विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान और विज्ञान की अवहेलना की गई। अवहेलना यानी तिरस्कार किया गया, उनको स्वीकारा नहीं गया। वास्तविकता यह है कि प्राचीन काल से ही भारत में अन्वेषण यानी खोज करना, प्रयोगों की और आविष्कारों की लंबी श्रृंखला प्रचलित है। विद्युत यंत्र, धातु, विमान, वस्त्र, गणित, खगोल, स्थापत्य, रसायन, वनस्पति, कृषि, प्राणी स्वास्थ्य, ध्वनि आदि के विज्ञान के क्षेत्रों में विशेष रूप से कार्य भारत में हुए थे। उनमें से कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। तो देखो कौन से उदाहरण हैं यहाँ पर। भारत में अगस्त ऋषि हुए थे। उन्होंने अपनी संहिता यानी ग्रंथ में विद्युत कोश यानी जो बैटरी है के निर्माण का वर्णन किया। अगस्त संहिता में वर्णन है, क्या वर्णन है कि संस्थाप्य, ये एक श्लोक दे रखा है, मिट्टी के बर्तन संस्थाप्य मृण्मय पात्रे ताम्रपत्र सुसंस्कृतम। मृण्मय यानी मिट्टी के बर्तन में एक शुद्ध तांबे की पट्टी को रखना चाहिए। फिर अगली लाइन में है, इसके बाद सीखी गिरवा यानी कॉपर सल्फेट से ढककर बीच में गीला लकड़ी का चूरा तथा उसमें पारा और जस्ता मिलाना चाहिए। इनके संयोग से बिजली उत्पन्न होती है, जिसे मित्रावरुण नाम से जाना जाता है। मित्रावरुण संगीतम यानी जाना जाता है। इसका तात्पर्य है कि एक मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए, उसमें तांबे की पट्टी रखें, इसके बाद कॉपर सल्फेट व बीच में गीला लकड़ी का चूरा तथा उसके ऊपर पारा एवं जस्ता मिलाना चाहिए। इसके बाद यदि इन दोनों का संपर्क तांबे के तार से करते हैं
तो बिजली उत्पन्न होती है। इस प्रयोग का परीक्षण नागपुर के अभियांत्रिक महाविद्यालय में पीपी होले महोदय ने सफलतापूर्वक किया था। वैज्ञानिक अगस्त ने ही तांबे के पदार्थों पर कृत्रिम रूप से सोने के लेप की तथा चांदी के लेप की पद्धति संसार को प्रदान की। जस्ता धातु का उल्लेख, जस्ता जिंक का उल्लेख अगस्त संहिता में किया गया है। उसकी आसवन विधि द्वारा प्राप्ति के लिए 1200 डिग्री का तापमान आवश्यक है। वह भी हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। इस प्रक्रिया का प्रतिपादन 13वीं शताब्दी के मध्य में रस रतन समुच्चय नामक ग्रंथ में हुआ था। शुद्ध और अशुद्ध धातुओं के विषय में भी उल्लेख हमारे ग्रंथों में मिलता है। सुवर्णम रजम, अब ये श्लोक दे रखा है, अर्थात सोना, चांदी, तांबा, टिन, सीसा और लोहा, ये 6 शुद्ध धातुएं हैं। कांसा और पीतल मिश्र धातुएं हैं। 6 कौन कौन सी हैं? सोना, चांदी, तांबा, टिन, सीसा और लोहा, इनको शुद्ध माना गया है। और कांसा और पीतल है, इनको मिश्र धातु माना गया है। अर्थात में यही है जो इनका व्याख्या दे दी है, ये मिश्र धातु है संति। अब भारती कृष्ण तीर्थ स्वामी द्वारा जो भारती कृष्ण तीर्थ स्वामी द्वारा गणित शास्त्र की पाई नामक संख्या का मान दशमलव के बाद 31 अंकों तक ज्ञात किया गया। तदनुसारम, उनके अनुसार ये पाई का मान दे रखा है। इसी प्रकार बोधायन ने कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता में जिन प्रमेयों का प्रतिपादन किया था, उन्हीं प्रमेयों को बहुत वर्षों बाद आज हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। नागार्जुन को आज हम गणिताचार्य, ज्योतिषाचार्य और रसायन शास्त्री के रूप में जानते हैं। उन्होंने पारा धातु में भस्म निर्माण की विधि प्रदान की। उनके विचारों के अनुसार ही आज औषधियों में धातुओं की भस्म का मिश्रण किया जाता है। चरक महान आयुर्वेदाचार्य था। संसार के प्रथम शल्य चिकित्सक सुश्रुत भारतीय थे। उन्होंने ही सबसे पहले चर्म प्रत्यारोपण से यानी चमड़ी के पुनः आरोपण का सफल प्रयोग, प्लास्टिक सर्जरी जिसे बोलते हैं, किया था। विमान निर्माण का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 36वें सूक्त में हुआ है। महर्षि भारद्वाज ने संसार में प्रथम ग्रंथ की रचना की थी। उसका उपयोग आज संसार के वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के प्रणेता और महान गणितज्ञ खगोल वैज्ञानिक भास्कराचार्य थे। इस प्रकार के अनेक वैज्ञानिकों ने प्राचीन काल से ही संसार के शिखर पर भारतीयों की उज्ज्वल वैज्ञानिक परंपरा का प्रतिपादन किया था। न केवल प्राचीन काल में ही अपितु आधुनिक काल में भी यह गौरवशाली परंपरा निरंतर चल रही है। अद्यापि आज भी भारतीय वैज्ञानिक विविध क्षेत्रों में नवीन खोज करके भारत का सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु महान भौतिक शास्त्री और वनस्पति शास्त्री थे। पेड़ पौधों में भी जीवन है, यह उन्हीं की उपलब्धि है। किसकी? डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु की।
बेतार पद्धति के प्रतिपादक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ही थे। बेतार पद्धति तंतु रहित प्रणाली, प्रतिपादक कौन थे? डॉक्टर चंद्र। ये वैज्ञानिक मानते थे कि ज्ञान तो सभी का और सार्वजनिक है, उसके ऊपर किसी भी एक का अधिकार नहीं होना चाहिए, इसलिए उनके द्वारा अपने अनुसंधानों का पंजीकरण नहीं कराया गया। कुछ समय बाद अनेक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपनी अनुसंधानों का पंजीकरण कराया, उससे ये विशिष्ट पुरस्कारों से सम्मानित किए गए, उनके द्वारा सम्मान प्राप्त किया गया। भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ाई। इस श्रृंखला में प्रमुख हैं चंद्रशेखर वेंकटरमण महोदय। वे सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए। नोबेल पुरस्कार से ये सम्मानित इनको किया गया। प्रकाशीय वर्णों के विषय में उनका शोध परिणाम रमन प्रभाव नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार प्रकृति विज्ञान के क्षेत्र में बीरबल साहनी महोदय और आइंस्टीन महोदय के संबद्ध डॉक्टर सत्येंद्र बसु महोदय महान वैज्ञानिक थे। फर्मी महोदय के साथ सत्येंद्र बसु महोदय के अनुसंधान कार्य से ही परमाणु का भी 2 भागों में विभाजन संभव हो गया। उनके नाम से परमाणु के एक भाग का नाम बोसोन हुआ और दूसरे भाग का नाम उनके मित्र के नाम से फर्मियोन किया गया। मेघनाथ साहा और होमी जहांगीर भाभा अन्य वैज्ञानिक इस श्रृंखला में हैं। इनमें एक अन्य भारत का अद्वितीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध एपीजे अब्दुल कलाम महोदय थे। भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान अवर्णनीय है। त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि, नाग, आकाश आदि मिसाइल यंत्रों के निर्माण से उनकी भूमिका प्रशंसनीय है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत सभी प्रकारों से विश्व गुरु था और फिर से होगा, क्योंकि अब हमारे जो नरेंद्र दास मोदी प्रधानमंत्री हमारे देश के, उन्होंने काफ़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि फिर से हमारा भारत देश है वो विश्व गुरु बन जाए। तो इस प्रकार ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम इसका प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।